हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम भर पर। तो आप लोग को पता ही होगा कि काफ़ी अरसे बाद आज क्लास आ रही है। इसके कुछ वजह थी, इसके कुछ मुख्य कारण थे। हम कहें तो सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारी लापरवाही थी। ठीक, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे जहाँ तक कि अब रेगुलर क्लास डाली जाए और पढ़ाई जाए। आज हम जहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब उसी से आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, पहले हम पढ़ा चुके थे कि ये सब बेसिक चीज़ हम पढ़ा चुके थे। और साथ ही हम लोग क्या पढ़े थे, मूल अधिकार। हमने कुछ क्लास आरक्षण पर भी लिए थे, या आरक्षण पर जो रिजर्वेशन क्लास लिए थे हम, जो वो अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाई थी। तो उसके लिए हमने बताया हुआ था कि एक स्पेशल से हम लेक्चर लेंगे जो कि एक विस्तारित रूप से हम आरक्षण पर चर्चा करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। उसके साथ ही हम लोगों ने आर्टिकल 16 जो कि कहता है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 ही पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक, और साथ ही हम लोग आर्टिकल 16 के साथ साथ क्या आर्टिकल 15, ठीक, आर्टिकल 14, ये सब चीज़ें हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे। ठीक, आज हम आप सभी को लेकर आए हुए हैं आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। ठीक, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 जो है आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, अस्पृश्यता का अंत जो था, अनटचेबिलिटी, जो कि हमारे समाज में अगर हम बात करें तो दो ही प्रथा ऐसी थी जो हम देश की बात करें, एक जाति प्रथा और सती प्रथा। सती प्रथा, ठीक, हमारी समाज की सबसे बड़ी कुरीतियाँ यही दो कुरीतियाँ थी, जो कि अगर इसमें बदलाव देखें तो सती प्रथा तो हम लोग कहें तो ख़त्म हो चुकी है। ठीक, लेकिन जाति प्रथा आज भी हमारे जड़ों में समाहित हुई हमारे मानसिक जड़ों में कहें, लोगों के मानसिक जड़ों में कहें, वो क्या है, पूर्ण रूप से समाहित है। आज भी लोग सोचते हैं कि जाति जैसे धर्म जैसे, तो हम उस चीज़ पर हम जितना विस्तृत हम आंतरिक तक नहीं जाना चाहते, जिससे क्या हो सकती है कि हमारी क्लास थोड़ी लंबी चली जा सकती है। ठीक, और ज़्यादा हम समझें कि ज़्यादा बोरियत भी क्लास ना हो। ठीक, तो हम लोग क्या, जो हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीतियाँ कौन सी थी, एक जाति प्रथा थी, एक सती प्रथा थी। जो जाति प्रथा थी, वो जाति प्रथा, वो शुरुआत में जो जाति थी वो कर्म पर आधारित थी। वो कर्म पर, जाति जो आधारित थी कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित होने के कारण कैसे यह धर्म जन्म पर आधारित हो गई, ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए एक जानने की इच्छा, जिज्ञासा होगी आप सबके अंदर कि जो जाति प्रथा थी शुरू में किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। लेकिन बाद में यह किस तरीके से इसमें क्या बदलाव आए, कैसे इसमें समाज में बदलाव आया, कैसे हमारी संस्कृति में बदलाव आई। जो प्रथा जो थी, जो व्यवस्था थी, वह कर्म पर आधारित थी, लेकिन एकाएक ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, ऐसी कैसी ज़रूरत पड़ी जो कि जन्म पर आधारित हो गई। तो हमारी अभी उस पर आधारित क्लास नहीं है। ठीक, पहले हम लोग बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत। जैसे कि अगर मौलिक अधिकार आप लोग पता ही होगा, हमारा अधिकार और साथ साथ कर्तव्य की बातें हम जब करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो अधिकार क्या है कि हमारी जब अधिकार का कोई हनन करता है तो हम लोग सीधे कहाँ जा सकते हैं, हमारा उच्च न्यायालय। अभी तो कोई भी अगर किसी मामला को लेकर जाना अधीनस्थ न्यायालय से स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या होता है, और हमारे अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, हम लोग आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, ठीक, ये बात है हमारा। वहीं हमने क्या बताया, आर्टिकल 226 के तहत, तो हम लोग 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पर, हाई कोर्ट। ठीक, वहीं अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहीं आर्टिकल 226 के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, ये जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तब, तो उसी के लिए क्या किया गया कि हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो समाज से कट चुके लोग हैं, तो
तो उनके लिए व्यवस्था की गई कि उनके जो जो उनसे जब जोर जबरदस्ती कर काम करे जाते हैं, जो कि एक ऐसे काम जो कि एक मानव के लिए वो युक्त नहीं होते, ठीक, उन्हें ज़बरदस्ती कहा जाता है। उन्हें एक समाज से, वो अपने आप को समाज से कटा हुआ समझते हैं, ठीक। आज भी आप देखिएगा, आज भी अगर हम लोग गाँव में चले जाएं तो ऐसी व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है। लेकिन ये समाज क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे इस सब के प्रति क्या हो रहा है, सहज हो रहा है। हम दिन प्रतिदिन इसे क्या कर रहे हैं, इसे समाप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वह जो जाति प्रथा है अभी भी उतनी हमारी जड़ पकड़ी हुई है जिसे हम तेजी से समाप्त नहीं कर सकते, ठीक। आज हम उसी को लेकर आए हुए हैं। जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। तो अस्पृश्यता के अंत की बात कहने के पीछे कारण क्या थे, तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक। और साथ ही अब जानेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान थे और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा है अनुच्छेद 17, ठीक, अस्पृश्यता का अंत, ठीक। तो अस्पृश्यता का अंत कर रहा है कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। ये कहा गया है आर्टिकल 17 में कि क्या किया जाएगा, जो अस्पृश्यता है, जो अस्पृश्यता के साथ जो अस्पृश्यता है क्या की जाएगी, अंत की जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दें कि अस्पृश्यता को जो है संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा कि राज्य किसे कहते हैं, अधिकार क्या होता है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अस्पृश्यता को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन इसे हम आम भाषा में, आम अर्थों में, सामान्य अर्थों में इसे पवित्रता और अपवित्रता पर आधारित माना जा सकता है, ठीक। देखिए, यही पहला प्रश्न तो बन चुका है कि आर्टिकल 17 में क्या प्रावधान, अस्पृश्यता का अंत। लेकिन दूसरा प्रश्न आप ऐसे पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित किया गया है। इसी तरह से एक कोटेशन रहेगा, जैसे कि हम जानते हैं यूपीएससी में कि बहुत सारे कोटेशन रहेंगे और ए बी बी सी या इसी तरीके से ऑप्शन दे देंगे। अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक। अस्पृश्यता का प्रावधान आर्टिकल 17 में है। इसी तरीके से 2-4 ठो कोटेशन रहेंगे, 2-4 ठो ऑप्शन रहेंगे और उसके बाद ए बी बी सी, चाहे इस 1 2 2 3 और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं भी संविधान परिभाषित नहीं किया गया है। हम इसे पवित्रता और अपवित्रता से आधारित माना जा सकता है, जहां अस्पृश्य जातियों के साथ सामाजिक और मानसिक रूप से दूरी निर्मित कर दी जाती है, ठीक। हाँ, एक बात और बताते हैं आप सभी से, अगर जो भी क्लास हो, आप लोग क्लास देख रहे हैं, अगर जो भी डाउट हो कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, एक बात और बता दें कि ये मेंस की क्लास नहीं है, हमारी क्या है, बेसिक क्लास है। और जब हम मेंस की क्लास करेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे कि हाल के मामले क्या हैं, अस्पृश्यता का मुख्य जड़ कहाँ थी, कैसे समाप्त की, आखिर हमारी क्या क्या कमियां रह गई थी कि संविधान निर्मित करते समय कौन कौन सी ऐसी कमियां रह गई जो कि हम लोग क्या कर सके, आज भी हम जाति को, जो अस्पृश्य जाति आज भी है, हम उससे समाज के मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए। आज भी हमारा, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कुछ क्या होता है कि जैसे कि जब बात की जाती है तो निष्कर्ष कुछ आधारों पर निकाल लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम लोग जड़ तक जाकर देखें तो आज भी वही कुरीतियाँ विद्यमान है हमारे समाज के बीच, जिसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़र तो आता है लेकिन हम लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जो हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हम उसको देखें कि आखिर वो कुरीतियाँ इतने लंबे समय भी हो चुके, इतना लंबा समय हो गया आज़ाद हुए, फिर भी हम इस कुरीतियों को समाप्त नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या है? आज भी लोग किसी अपने हम जाति का तो नाम नहीं लेना चाहते किसी कंटेस्ट में, ठीक, और किसी गलत से निकल जाए हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग का कि कहा जाता है कि जो पहले क्या था कि समाज हमारा क्या था कि बटा हुआ था, हम एक जैसे कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। तो ये सभी क्या थे, तो 4 भागों में हमारा समाज बटा हुआ था। तो एक एक तबका जो कि व्यक्ति का था कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च कुल के व्यक्ति हैं, ठीक। तो आज भी ये चीज़ें हमारे पीछे विद्यमान है।
हम उस पर ज़्यादा चोट नहीं करना चाहते, तो नहीं तो क्या हो सकती है, इससे आलोचना झेलनी पड़ जाती है, ठीक। तो जो कि हमारे लिए समस्या बन सकती है। तो क्या होती है कि अगर हम लोग बात करें कि क्या होती अस्पृश्यता जो है समाज में परिभाषित नहीं की गई है। अगर हम लोग बात करें, यह एक ऐसी प्रथा थी जिस व्यक्ति ने इसको झेला हो ना, तो बहुत बहुत कठिनाई प्रथा थी। अगर हम लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए समस्या है, वो समस्या है हम, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को छू लेते हैं, यहाँ तक छूने की तो बात दूर, अगर उस व्यक्ति की परछाई किसी दूसरे व्यक्ति पर जाती है तो क्या है, वो पाप है। सोच लीजिए, हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ थी कि जैसे कि कहा जाता था कि अगर, जैसे कि हमने क्या सूत्र थे, तो अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार कर दे, तो उसके लिए कोई सिर्फ जुर्माना, कोई दंड होता था। लेकिन अगर कोई शूद्र व्यक्ति, ठीक, अगर किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ बलात्कार कर दे तो उसके लिए मृत्युदंड। सोच लीजिए कि यहाँ तक कि कानूनी प्रावधान भी थे तो इतने बड़े फर्क थे, इतने फर्क, मतलब कि एक इनाम। और हम लोग बात करते क्या, एक इनाम हुआ कि ये भी कहा था कि तुम सौभाग्य हो कि तुम्हारे साथ ब्राह्मण ने ऐसा संबंध बनाया। तो क्या हुआ, हमारे लिए एक क्या है, सबसे बड़ी कुरीतियाँ हैं, ठीक। जैसे कि आज भी हम लोग देखें तो इस चीज़ें, जो हम कहें कि महिलाएं और अस्पृश्य जातियां जो हैं, सब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां जो कि सबसे अधिक प्रताड़ित रही हुई हैं। महिलाएं आज भी जो है प्रताड़ित हैं। लोग कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिल गया, ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया, फ़ायदा उठाती हैं, ये सब चीज़ें। आप सिर्फ एक कुएं की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक कुआं है, उस मेढक सोचता है इसी में दुनिया है। लेकिन अगर हम कुएं से बाहर जब निकलें तो आज भी वो स्थिति विद्यमान है जो पहले थी। हाँ, कुछ हद तक सुधरी है और आने वाले समय में धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन जिस तरीके से हमें हमारी समाज को सुधरना चाहिए उस तेज़ी से नहीं सुधर पाया, ठीक। तो इस चीज़ को झेलना सबसे बड़ी मुश्किल है, ठीक। इस अगली बात सोचते हैं, ठीक। यहाँ तक हुआ हम लोग कंप्लीट। हम इधर उधर से बातें क्या होती है, कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं, इधर उधर से बातें चली जाती हैं। जब हम लोग मेंस क्लास करेंगे ना, तो सिर्फ अस्पृश्यता पर हम डिस्कस करने लगे, जैसे आरक्षण पर डिस्कस करने लगे, एक दिन में भी क्लास खत्म नहीं होगा, ठीक। आप लोग, आरक्षण सही है क्या गलत है, सही देखिए, आरक्षण तो हमें तो लाभ मिलता नहीं है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि आरक्षण एक तरफ से कहें तो सही है, लेकिन जो व्यक्ति, सबसे बड़ी गलती है कि जो आरक्षण का फायदा उठा चुका है, आरक्षण का फिर भी वो फायदा उठा रहा है, ये गलत है। आरक्षण लागू करने के तरीके में गलत है। क्या लागू किया, इस सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे मेंस की क्लास जब करेंगे हम लोग तक। तो इसी में क्या करें, इस अनुच्छेद के तहत राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति, ठीक है, राज्य के व्यक्ति हो चाहे निजी व्यक्ति, के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। मतलब कि ये क्या है कि ये एक निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष अधिकार मतलब इसका कोई अपवाद नहीं, ठीक। जो अस्पृश्यता का अंत का जो आर्टिकल है, इसका कोई अपवाद नहीं कि अपवाद में देख लीजिए इसको ऐसे मान्यता हैं, इस सब चीज़ों में कोई अपवाद नहीं, ठीक। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि आप लोग ने पढ़ा कि समता का अधिकार, विधि के समय समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में जैसे कि हमने पढ़ा आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को अलग प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो ये सभी क्या है, निरपेक्ष अधिकार है, क्या है, इसका कोई अपवाद नहीं, सब पर लागू होते हैं, ठीक। तो देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए इसमें। यह अनुच्छेद 100 प्रचलनीय है, मतलब 100 प्रचलनीय नहीं है, मतलब कि यह अनुच्छेद जो है, मतलब कि जब यह आर्टिकल बना तो यह 100% यह अपने आप ही लागू नहीं हुआ, इसे प्रभावी बनाने के लिए इसे, जैसे कि आप लोग देखे होंगे माझी द माउंटेन मैन। तो माझी द माउंटेन मैन जो कि उसमें रोल निभा रहे माझी ना, तो माउंटेन में ऐसा ही कोई नाम है क्या, तो माझी द माउंटेन में ऐसा, जैसा कि जो व्यक्ति है उसकी जब वाइफ की डेथ हो जाती है तो पहाड़ को चीरकर रास्ता बना देता है, ठीक। तो वो लगभग कहाँ की, बिहार में गाय की कहानी है लगभग, जहाँ तक हम सही याद कर पा रहे हो। तो फिल्म का कुछ ऐसा ही नाम है। जब वो व्यक्ति क्या होता है, शुरू में शहर से गांव आता है, तो जब देखता है कि क्या है कि सामने
पेपर पढ़ता है कि सब हम समान है, बराबर का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक ना, सबके लिए एक संविधान ना। तो सबके लिए एक संविधान के जब देखता है तो हम सब व्यक्ति समान हैं, हम किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं, हम किसी को छू सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति गांव में जाकर इस रूल को इम्प्लीमेंट करता है अपने नियम उससे पढ़कर जब वो जब वहाँ पर जाता है तो उसके साथ देखे होंगे मूवी में, उसके साथ कैसा सलूकियत की जाती है, कैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक। जब पता चलता है गांव वालों को कि अब तो हम ये हमसे निचले तबके का व्यक्ति है, ठीक, अस्पृश्य जाति का व्यक्ति है, ठीक। हम एक बार फिर से कह दें, अगर किसी व्यक्ति के हमारे मुंह से किसी जाति का गलत से नाम निकल जाए, अलग ऐसा सब निकल जाए जो कि हम चाहते नहीं है, दिल से हम चाहते नहीं कि ऐसा निकले, किसी को ठेस पहुँचे, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक। और साथ ही ये भी कहा 100% अधिकार है, ये बताया क्यों। और साथ ही इसे प्रभावी के लिए संसद को कानून बनाना पड़ा। जब हमने देखा कि वहाँ पर कैसा व्यवहार हुआ तो क्या लोग इसे क्या हो सके, इसे प्रभावी बनाया जा सके, इसे सुधार किया जा सके। वही ना कहे कि जिस तरीके से हमें समाज में सुधार करना था, जिस तरीके से हमें इसमें बदलाव लानी थी, हम उस तेज़ी से हम बदलाव नहीं ला सके। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मुख्य वजह यह था कि एक इसे प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाना पड़ा। सोच लीजिए, जब कानून बनाना पड़ा तो सोच लीजिए कहाँ कितने इसकी पकड़ मजबूत थी, इस प्रथा की पकड़ कितनी मजबूत थी, ठीक। तो क्या बने इस संबंध में संसद अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 निर्मित किया गया, ठीक। जब हमारा देश आया इसके संबंध में क्या किए गए, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955। लेकिन इसका 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। हम लोग जब इसके पीछे भी कुछ अलग तर्क हैं, ठीक, नाम क्यों बदला, क्या वजह थी, ठीक। तो 1976 में जिसका इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। क्या इसका पहले इसका नाम था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, लेकिन 1976 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो कि मान्य नहीं है तो उसके लिए उसे 6 माह का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया जा सकता है, दोनों दंडों का प्रावधान किया जा सकता है। और साथ ही यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक जो कि कोई लोक पदाधिकारी है, अगर वो निष्पक्ष जांच न करें तो उस पर भी अपराध प्रेरित करने वाले कार्य माने जाएंगे। जैसे कि आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि किसी क्या होता है कि गलत हुआ, ठीक, किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ तो वो व्यक्ति सबसे अधिक क्या होता है कि व्यक्ति के साथ गलत हुआ तो गलत हुआ, ठीक। लेकिन अगर वो व्यक्ति सरकारी पदाधिकारी के पास जाता है या लोक सेवक के पास जाता है तो उसके साथ न्याय दिलाने के बजाय उसके साथ गलत सलूक किया जाता है, जिसकी वजह से उसे अपने कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाती है। तो ये क्या है, हमारे समाज की बहुत बड़ी, ये भी हमारे समाज की, हमारे संविधान की, हमारे देश की सबसे बड़ी ये समस्या है, ठीक, जो कि आगे चलकर ये हमारे अपराध को प्रेरित करती है, जो कि आज के समय में देखते हैं नक्सलवाद जैसी समस्याएं सामने उभर कर आती है। तो जब हम लोग देखेंगे ऐसे ही कंटेस्ट थे कि उनके साथ, जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के सपने थे कि जब अंग्रेज क्या कोई भी समस्या थी तो अंग्रेज समस्या है, जब भारत को अंग्रेज छोड़कर चले गए तो अंग्रेज के छोड़ जाने के बाद भी जो किसानों का सपना था वो भी कोई बदलाव नहीं आया है, उनका तो शोषण हो ही रहा था जमींदारों द्वारा, ठीक, बड़े बड़े जागीरदारों द्वारा, तो उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो उनसे क्या हुआ, आज़ादी से भी मोह भंग हो गया। तो जो कि आगे चलकर ये क्या हुआ कि अपराध को प्रेरित किए और क्या हुआ, नक्सलवाद, जैसे कि हम लोग जानते हैं बंगाल का नक्सलवाड़ी गांव से नक्सलवाद का वहाँ से उभरता है, ठीक। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, अपराध को प्रेरित करती हैं। हम यहाँ तो निष्पक्षता की जांच नहीं हुई तो व्यक्ति क्या करता है कि वो देखता है कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है, उस व्यक्ति की समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, तो क्या करता है, पावर के लिए क्या करता है, वो गलत कदम उठाता है, वो अपराध का रुख अपनाता है, ठीक।
तो ये चीज़ें हमारी और हमारे समाज को के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी हमारे समाज और हमारे देश की सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी दिक्कत बनकर उभरती है बाद में। ठीक, जैसे आज के समय देख सकते हैं नक्सलवादी। ठीक, लेकिन अब नक्सलवादी जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं हमारे दबोच में, मतलब हमारे उस पर पकड़ बन रही है, हम उसे अपने तरफ उसे मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, इसी प्रकार संसद द्वारा 1989 में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, सोचिए कि अस्पृश्यता अधिकार नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955 बनाने के बाद भी क्या फिर भी समाज में कोई बदलाव नहीं आए। फिर उन्हें सरकार को 1989 में क्या बनाना पड़े, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ठीक निर्मित किए गए। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति द्वारा किए गए अत्याचार पर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। मतलब कि इसमें एक प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिनियमों का उल्लंघन करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, और जो व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति या जनजाति है, तो उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा जो गलत सलूक किया जाएगा, तो इसके तहत हो सकता है कि जिसमें हम लोग देखे थे कि 6 माह और 500 रुपये का प्रावधान था, इसमें प्रावधान कर दिया है कि आपका आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है, जिसमें कि अग्रिम जमानत का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसमें क्या है, अग्रिम जमानत का भी कोई प्रावधान नहीं है। यह है हमारा आर्टिकल जो कि 17 हमने पढ़ा, जो कि ये क्या करते हैं, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। उसी तरीके से इसकी तरह जैसे कि हमने क्या कहा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। अब उसी तरह से बंधुआ मजदूरी, तो बंधुआ मजदूरी में कौन लोग हैं, देखिए एक समिति ने एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसने देखा कि कौन से व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कौन से व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो उस रिपोर्ट में ये देखा गया, जो जाति या जनजाति आर्थिक रूप से पिछड़ी है, चाहे सामाजिक रूप से पिछड़ी है, तो भी आर्थिक रूप से पिछड़ी है, मतलब कि एक दूसरे के समान बात है। जैसे कि जो जाति क्या है, सामाजिक रूप से पिछड़ी है, वहीं आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हुई है। तो जिसकी वजह से उनके साथ जोर जबरदस्ती, बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। उनके बच्चों के साथ बाल श्रम, जैसे कि बाल मजदूरी कहते हैं, इसी तरह के इन सभी लोगों के साथ देखने को मिलता है। जिसके लिए क्या किया गया, बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम 1976 निर्मित किया गया। बाल श्रम निषेध विनियमन कानून अधिनियम 1986 निर्मित किया गया। अनुसूचित जाति से संबंधित भूमि के हस्तांतरण और पुनर्बहाली से संबंधित राज्य को कानून एवं विनियमन, जो कि उनके जमीन के हस्तांतरण से लेकर वन संरक्षण अधिनियम 1900 निर्मित किया गया। पंचायत राज या अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, जो कि न्यूनतम वेतन का जो प्रावधान है कि जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या है, वेतन अलग अलग है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो वेतन क्या होगा, अलग होगा। और हम लोग बिहार की बात करें तो उसकी वेतन अलग होगी, वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की वेतन अलग होगी। अगर हम लोग केरल की बात करें तो वहाँ की काम करने वाले मजदूरों की वेतन अलग होगी। तो वो अपने पर कैपिटा इनकम या जो भी इनकम के अनुसार, अपने बजट के अनुसार क्या होती है, वो तय होती है कि कैसी इनकम है, वहाँ के लोगों की कैसी जीवन शैली है, तो उन सब चीज़ों पर आधारित होती है। ठीक, अगर हम बात करें असम की, चाहे जम्मू कश्मीर की, चाहे लद्दाख की, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, इस सभी चीज़ों की वहाँ के लोगों की न्यूनतम वेतन अलग अलग होगी, एक नहीं हो सकती, इसके अलग ही वजह है। ठीक, इस सभी चीज़ें नियम की निर्माण किए गए और साथ ही शैक्षिक सांस्कृतिक सुरक्षा भी दी गई। तो जब हम इसके लिए हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे आप सभी के लिए, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा। ठीक, अनुसूचित
अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा। ठीक, तो ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे कि आखिर अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन कौन से संवैधानिक सुरक्षा और मिले हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जातियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। इनके लिए हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। ठीक, तो चलते हैं।